स्ट्रोक जो है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। ये कितना खतरनाक होता है? स्ट्रोक अगर होता है तो 1/3 ऑफ द पीपल विल डाई इवन इन द अच्छा। बेस्ट ऑफ द सेंटर्स। स्ट्रोक अगर घर पर कैसे पहचाना जा सकता है? एक साइड का चेहरा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा। बोलने में आपको लग रहा है डिसार्थी है, स्लरिंग है, सही शब्द नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बोलने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई या अगर वीकनेस आ गई है तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या ऐसा करना चाहिए? समझने वाली बात यही है आपको कि आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिए। इंडिया के अंदर रोजाना 4000 स्ट्रोक होते हैं। ओह, तो दैट इज अराउंड रफली ट्रांसलेट्स टू 167 पर आवर, 3 पर मिनट एंड 1 in every 20 seconds। ओह माय इंडिया गॉड। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का एक बॉस है एक तरह से। बिल्कुल। फिर भी हम हार्ट की तो केयर करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा जो कॉज है, मोर देन 50% ऑफ कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज इज हाइपरटेंशन। जैसे बैक पेन, नेक पेन और स्लिप डिस्क, ये भी इतने ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। A large part of it is due to lifestyle। हर सेकंड पर्सन ये बोलता है कि मुझे माइग्रेन है। तो ये कैसे पता चले कि ये एक नॉर्मल हेडेक है या फिर ये माइग्रेन है? कि ऑलमोस्ट हेडेक वर्ल्ड का सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। तो एक बार ऐसी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहा था तो एवरीबडी वाज वेरी इंट्रीग्ड अबाउट द फैक्ट कि वो ऐसे 1% कौन लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी दर्द नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का तो ओपिनियन था कि वो अनमैरिड होते हैं। माइग्रेन किन चीजों से ट्रिगर हो जाता ट्रिगर है? स्लीप डिप्रिवेशन, लंबे समय खाली पेट रहना, यंग लोग भी, उनमें भी ये स्ट्रोक देखा जा रहा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, स्लीप है, घर पे कोई खाना नहीं खा रहा, हर जना बाहर खाना जा रहा है, स्मोकिंग है, रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग सब कुछ मिलकर स्ट्रोक इन यंग। नमस्कार दोस्तों। हम अपने हार्ट की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे डिसीजंस सबको कंट्रोल करता है, उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं। स्लिप डिस्क, स्ट्रोक, माइग्रेन और बहुत सी ऐसी दिमाग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहुत सी इम्पोर्टेंट बातों पर खुलकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वेरी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर MP सिंह। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत वेलकम है। दिल से दिल की बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि स्ट्रोक जो है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। तो क्या होता है ये स्ट्रोक और कितनी तरह का होता है? सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। स्ट्रोक को इजीली हम लोग ये कर सकते हैं। स्ट्रोक इज एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। अचानक से होगा और यूजुअली बॉडी के एक साइड को इफेक्ट करेगा। अगर आपको अचानक से एक तरफ कमजोरी आ गई, एक हाथ पैर सुन्न लग रहा है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, चेहरे में तिरछापन लग रहा है, तो मोस्ट लाइकली यू आर हैविंग स्ट्रोक। ओके। कॉमन है काफी। और दो तरह का होता है मेनली। एक होता है जिसमें ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को कर रही होती है उसके बीच में थक्का या क्लॉट जम जाता है, थक्के के आगे ब्लड नहीं जाता, ब्रेन का हिस्सा सुन्न हो जाता है। सेकेंड विच इज फॉर्चुनेटली लेस कॉमन, उसमें बीपी बढ़ता है, खून की नली बर्स्ट हो जाती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ओके। सिम्टम दोनों का यही होता है कि एक तरफ कमजोरी, तिरछापन, आवाज में लड़खड़ाहट, जी। बैलेंस में दिक्कत, ये सारी। तो ये कितना खतरनाक होता है? खतरनाक बहुत होता है जी। स्ट्रोक अगर होता है तो 1/3 ऑफ द पीपल विल डाई इवन इन द अच्छा। बेस्ट ऑफ द सेंटर्स। ओके। 1/3 ऑफ द पीपल आर लेफ्ट विद परमानेंट रेजिडुअल डिसेबिलिटीज। पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी या ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत होगी। केवल 1/3 ही अपना रूटीन एक्टिविटीज पहले की तरह कर पाते हैं। तो सीरियस है, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पेशेंट विल नॉट बी व्हाट दे वर बिफोर, और केवल 1/3 ऑफ द पेशेंट विल एक्सपीरियंस 100% रिकवरी। ओके। तो इट इज डिवास्टेटिंग और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर यंग एज में होता है तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बहुत ही ज़्यादा फैमिली के लिए फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी रहता है जी। सो आप जैसे यंग लोगों की बात कर रहे हैं तो यंग लोगों में काफी कॉमन हो रहा है, कई लोगों का मैंने पीछे सुना भी। तो ऐसा क्यों है कि यंग लोग भी, उनमें भी ये स्ट्रोक देखा जा रहा है? बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पहले जैसे अच्छा। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये थोड़े 40s 50s में आते थे देखने को, अब
30s 40s में दिखते हैं। मेनली है वही चीज, स्ट्रेस है, स्लीप है, घर पे कोई खाना नहीं खा रहा, हर जना बाहर खाना जा रहा है, स्मोकिंग है, रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग सब टू कुछ मिलकर जो स्ट्रोक इन यंग। हमारा ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है Unhealthy वो बहुत lifestyle. ज्यादा मैटर करता है। Exactly. सो अब जैसे स्ट्रोक अगर घर पर कैसे पहचाना जा सकता है, क्या इसके मेन इसके लिए एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्ट्रोक को पहचान पाए, तो उन्होंने एक निमोनिक दिया है जो सबको पता होना चाहिए, सब पब्लिक प्लेसेस पे डिस्प्ले भी करना चाहिए। निमोनिक का नाम है बी फास्ट, BEFAST। तो लेट्स स्टार्ट विद एफ। फेशियल आपको लगेगा असिमेट्री, एक साइड का चेहरा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा। आर्म्स अगर अपन लोग स्ट्रेट लगे तो एक आर्म आपका नीचे जा रहा है, वीकनेस हो जा रही है। बोलने में आपको लग रहा है डिसार्थी है, स्लरिंग है, सही शब्द नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और बैलेंस की दिक्कत है, शायद चलने में लड़खड़ाहट हो, किसी को अचानक से धुंधला दिखाई देने लगे, दिखाई देना बंद हो जाए, डबलिंग ऑफ विजन हो। सो बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस, E फॉर आई सिम्टम्स, F फॉर फेशियल असिमेट्री, A फॉर आर्म की वीकनेस हो जाती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच। जैसे ये हो तो यू नीड टू go to a hospital which is equipped to deal with stroke. ओके, तो इमीडिएटली अगर मतलब जैसे ही पता चले तो इमीडिएटली हमें भागना चाहिए, कुछ घर पे भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप हॉस्पिटल जा सकते हो तो घर पे आप कुछ भी नहीं करिए। ये ना करिए कि हम अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर रहे हैं या देखते हैं आधे घंटे में चला जाएगा। इफ यू कैन गो टू अ हॉस्पिटल विच इज इक्विप्ड टू डील विद स्ट्रोक, आप इमीडिएटली जाइए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में हैं, इमीडिएट हॉस्पिटल एड पे नहीं मिल सकती, या प्रोबेबली दे आर ट्रैवलिंग या कुछ और कर सकते। तो आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप हमेशा, इफ यू आर इन द सर्टेन एज ग्रुप और आपको लगता है कि थोड़े से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जैसे ही पॉसिबल हो तो इकोस्प्रिन की 2 टैबलेट आप क्रश करके या च्यू करके खा लीजिए, और बट देन यू हैव टू गो टू अ मेडिकल सेंटर एज सून एज यू कैन। राइट। यहाँ पर मैं फिर से आती हूँ इस बात पे कि जैसे आपने बताया कि अगर बोलने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई या अगर उसका एक साइड जैसे है वीकनेस आ गई है, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जितनी देर आपका ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो ऑलमोस्ट एवरी मिनट 19 मिलियन ऑफ योर ब्रेन सेल्स की डेथ होती है। नाउ वी हैव थेरेपी विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। अगर कुछ सेलेक्टेड पेशेंट 4-4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो देन देयर आर ड्रग्स विच आर कॉल्ड एज क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन, वो अपन लोग देते हैं, तो वो काफ़ी ओपन हो सकते हैं। पर इसके लिए समझने वाली बात यही है आपको कि आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिए। यू शुड नॉट वेस्ट कि कोई जना घर पे आ जाए या मैं अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ लूँ। एज सुन एज आपको लगता है कि मुझे दिक्कत है, गो टू अ हॉस्पिटल। वहाँ पे वो फटाफट सीटी करेंगे, क्योंकि ये इंजेक्शन आपको 4.5 घंटे के अंदर ही लगाया जा सकता है। अच्छा। और जितना जल्दी लगाएंगे इस 4.5 घंटे में भी, कि भाई आप 4.5 घंटे पे लगाएंगे और 1.5 घंटे पे लगाएंगे तो उसका भी इफेक्ट डिफरेंट होगा। 4.5 घंटे तक आप उसको लगा सकते हो और इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। 4.5 घंटे के बाद आप नहीं लगा पाते। अच्छा। तो इसलिए ये बहुत इमरजेंसी है कि अगर आप हैं ऐसी जगह में जहाँ आप जा सकते हैं तो आप इमीडिएटली जाइए उसको करने के लिए, क्योंकि उसमें जो रिकवरी वगैरह है विच इज़ मच बेटर देन जो आप फिर 24 घंटे बाद जा रहे हैं और आप केवल दवाई खा रहे हैं उसके मुकाबले। स्पेशली इन ये उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं जो इश्चेमिक स्ट्रोक है, मतलब खून की नली में थक्का जमा, नॉट फॉर ब्रेन हेमरेज, पर उनमें देयर इज अ मेडिसिन विच कैन बी गिवन विद इन 4.5 आवर्स, जो कि क्लॉट को पिघला सकती है, खून आगे पहुंच सकता है, टारगेट टिश्यू जो अपना डैमेज हो रहा है, और आप बेटर हो सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द ब्रेन हेमरेज? ब्रेन हेमरेज में फिर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हेमरेज का साइज कितना बड़ा है। अगर छोटा साइज है तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है दवाइयों से ही, 1-2 महीने में सूख जाता है, आप बेटर हो जाते हैं। ज़्यादा बड़ा है तो कई बार आपको सर्जरी भी करनी पड़ती है। बहुत बड़ा होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग इट इज़ डिफिकल्ट कि आपको बचाना। पर आप ये समझे कि ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा जो कॉज है, मोर देन 50% ऑफ कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज इज हाइपरटेंशन। अगर आप अपना बीपी अच्छा रखेंगे तो 50 to 60% लोगों को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ओके। तो इश्चेमिक स्ट्रोक के तो बहुत सारे कॉज हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी, पर ब्रेन हेमरेज का प्राइमरीली समझिए, अगर आप बोले कि एक ही कॉज मुझे बताइए तो वो कॉज है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। जी। आप समझिए आपकी आर्टरीज ऐसे हैं जैसे रबर बैंड है। जैसे आप रबर बैंड आपका है, नया रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ठीक से स्ट्रेच होता रहता है। जब रबर बैंड पुराना हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, आप उसको खींचते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो इसकी वॉल है, वो बड़े में होते तो आपकी स्टिफ हो जाती है, वो उतनी इलास्टिक नहीं रहती। तो प्रेशर बढ़ता है। पहले बचपन में जब आप कम उम्र है तो वो इलास्टिक है, काम झेल जाता है, लेकिन आपकी उम्र बढ़ गई तो वो स्टिफ हो जाता है, फिर आपका बीपी बढ़ता है तो वो बस्ट हो जाता है, फिर ब्रेन हेमरेज हो जाती है। और ब्रेन हेमरेज को फिर ठीक करना इज अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क। ओके।
ऑलमोस्ट। इससे भी कुछ प्रिवेंशन है, क्या करा जा सकता है, या मतलब ये एज के साथ में? मतलब आप बीपी को अपना कंट्रोल रखिए, और जैसे मैंने बताया, चाहे वो हार्ट की हो चाहे वो ब्रेन की हो, 5 पैरामीटर्स को आप ठीक रखिए। आपका बीपी ठीक हो, आपका शुगर जो ठीक आप, हो, हाँ, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, आप नींद पूरी लें, स्मोकिंग ना करें, तो ग्रेट बिल्कुल ग्रेट। इससे बेटर ये है। तो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है हाँ, लाइफ बिल्कुल, का, बिल्कुल। जिसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, हुँ। पूरा इसको फॉलो करना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। वेरी गुड। ये भी कई बार देखा है कि बहुत लोगों ने बोला कि हमें ऐसा फील हुआ था, लाइक स्ट्रोक आने से पहले बॉडी कुछ सिग्नल्स देती है जिसे हम जी, कई बार इग्नोर कर इग्नोर देते हैं, कर बाद देते में हैं। रियलाइज होता जी, है जी, कि जी। कुछ गड़बड़ था। ऑलमोस्ट 20% ऑफ पेशेंट में सिम्टम आते हैं विच आर कॉल्ड एज TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ओके, होता व्हाट इज दोनों में दिस? ये है, उसमें भी खून की नली में थक्का जमता है, थोड़े सिम्टम आते हैं, लेकिन थक्का गाढ़ा नहीं होता, खून के बहाव से टूट जाता है, तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए सिम्टम आते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसे लगता है ऐसे ही हो गया होगा। जैसे हाथ पैर में उसे सुनपन लगा, उसे लगा शायद मेरा हाथ दब गया होगा, मैंने मालिश करी, मैंने हाथ चलाया, ठीक हो गया, तो वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है। पर ये एक वार्निंग बेल है, सब लोगों को नहीं होता, केवल 20% में मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है तो इसको आपको स्ट्रोक की तरह ही इमीडिएटली ट्रीट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और फिर आपको जो भी डॉक्टर बताए वो दवाइयों को नियमित रूप से और जीवन भर खाना है। ओके अनफॉर्चुनेटली ये होता केवल 1/5 पेशेंट्स में ही है, ओके, सबको नहीं आता ऐसा सबको सिम्टम। नहीं इतना जी, पता चल बहुत पाता। बार ओह पेशेंट गॉड, रात में सो रहा होता है और सुबह उठता है तो उसे पता चलता है एक हाथ पैर नहीं चल रहा है, ओह माय बिकॉज ये गॉड, पेनलेस होता है, तो कई बार या आपको रात में पता भी नहीं चल पाता, नींद भी नहीं खुलती है, आपको सीरियसली। स्ट्रोक हो जाता है। जी। तो अभी हम इसके बारे में, ब्रेन के ऊपर आएंगे, इस बारे में बात करेंगे, और कि क्यों, इसके क्या रीजन क्या होते हैं मेनली स्ट्रोक हाँ, आने के, रीज़न ये मैं इसके थोड़ा बहुत सा। इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 75% ऑफ स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो। जी स्ट्रोक के आप रिस्क फैक्टर डिवाइड कर सकते हो विच आर नॉन मॉडिफाइबल। जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, ये भी रिस्क फैक्टर है, पर आप कुछ कर नहीं सकते। जी आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपकी एशियन डिसेंट के आप हो, वो हो सकता है, पर मेनली आप 5 चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आपका हार्ट और ब्रेन अच्छा बना रहेगा। ये 5 चीज़ें हैं: आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए, राइट, आपका शुगर ठीक रहना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, ओबेसिटी को आपको अवॉइड करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको अवॉइड करना है, और स्मोकिंग को राइट, क्विट करना है। अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो तो आप ये समझो कि आपको 90% चांस है कि आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ग्रेट। 5 पैरामीटर जो आपको किसी में देखने चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एनीथिंग एल्स, आप इन 5 चीज़ों के पीछे ही पड़े रहो। अगर इन 5 चीज़ों को आप मोर और लेस ठीक रखोगे तो आपको बहुत लाइक्लीहुड है कि स्ट्रोक ना हो। ओके ग्रेट। अब जैसे बैक पेन, नेक पेन और स्लिप डिस्क, ये भी इतने ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। किसी के पास जाओ, बड़ा कॉमनली कोई भी बोल देता है मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। ये सब इतना क्यों कॉमन हो रहे हैं, और इसके रीज़न क्या है? ये भी क्या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही है? अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज ड्यू टू लाइफस्टाइल। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, आप इसको 2 ही जगह चलाओगे, एट योर नेक एंड एट योर बैक, राइट, तो इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, वो तो एज रिलेटेड चेंजेस है। लेकिन अगर आपका वजन ज़्यादा है, उठने बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज की कमी है, पैरास्पाइनल मसल्स कमज़ोर है, प्लस मोर ओवर अब आपको सारी उम्र ऐसे ही देखना है, आपको फ़ोन में देखना है, लैपटॉप में देखना है, बैठ के ही आपको काम करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है, तो इन चीज़ों से थोड़ी दिक्कत अपनी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ओके। तो अब जैसे लोगों को, कईयों को, जैसे मैंने सुना है, बहुत से लोगों को सुना है नेक की प्रॉब्लम है या बैक पेन है, तो ये सिर्फ पेन ही होती है, या फिर ये हमारे नर्व्स को और ब्रेन्स को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है? देखो, आपकी जैसे डिस्क है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में जब डिस्क खिसकती है तो वो जो नर्व्स होती हैं उनको कंप्रेस करती है। हाँ जी, गर्दन से नर्व्स आपकी शोल्डर से होती हुई हाथ में जा रही हैं, और कमर से आपके पैरों में जा रही जी हैं, तो वो हाँ, नर्व्स कंप्रेस होती है। तो सारे जो सिम्टम है ये नर्व्स के सिम्टम है। पेन है जो आपके पैर में जा रहा है कमर के दर्द के साथ, नमनेस है उस एरिया में, पेरेस्थीसियाज है, झंझनाहट है। जब ज्यादा नस दब जाती है तो पंजा चलना भी बंद हो जाता है, कई बार ब्लैडर बॉबल इश्यूज भी आ जाते हैं। जी तो जब तक पेन ही है और वो हाथों पैरों में नहीं जा रहा, सुनपन झंझनाहट नहीं है, तब तक वो एक मैकेनिकल बैक पेन है या मैकेनिकल नेक पेन है, जो इतना सीरियस नहीं है। लेकिन एक बार आपको नमनेस हो रही है, पेरेस्थीसियाज है, वीकनेस है, पेन रेडिएट कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाता है, और इट वारंट्स अच्छा इन्वेस्टिगेशन एंड तो ट्रीटमेंट। अगर इस तरह के सिम्टम्स नजर आए तो इग्नोर नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, तो बिल्कुल भी। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस थिंग? ट्रीटमेंट इज बेसिकली
सिर्फ 40% ऑफ ट्रीटमेंट जो है आपका वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, 60% ऑफ इसका ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। अच्छा। आपको अपना पेट या वजन कम करना है, जैसे कमर में दिक्कत है तो जो चीज़ें पीठ पे स्ट्रेन डालती है उनको अवॉइड करना है। जैसे आप आगे ना झुकिए, भारी वजन ना उठाइए, झटके वाला काम ना करिए, एज फार एज पॉसिबल आप ऊंची जगह पे बैठिए, स्टूल पटरे जमीन पे ना बैठिए। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल उस तो हिसाब वेट कम करना है, थोड़े से परहेज एंड एक्सरसाइजेस, दीज आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप दवाई बंद कर देंगे उसके बाद भी अगर आपको ठीक बने रहना है तो यही 3 चीजें आपको हेल्प करती है। तो राइट। मेडिसिन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 30 to 40% ऑफ द रिलीफ, बाकी 60% इन चीजों से आते हैं। ओके, तो सर्जरी भी क्या एक ऑप्शन है इसका? सर्जरी की जाती है इन एडवांस्ड केसेस, जब आपका पेन इंट्रैक्टेबल हो, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा हो, या जब आपकी नस ज़्यादा दब जाती है तो समटाइम्स आप अपने पंजे को ऊपर नहीं उठा पाते, तो कई बार आप हील्स पे नहीं चल पाते या टोस पे नहीं चल पाते। मोटे तौर पे अगर आपको पेन इंट्रैक्टेबल है या ताकत में कमी आ गई है या ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है या पैर पतला पड़ रहा है तो फिर कोई और चारा नहीं रह जाता, सर्जरी होती। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द सर्जरीज जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। सर्जरीज इज़ वेरी इजी, लोग इससे बहुत डरते हैं और इसको बहुत टालते रहते हैं, लेट कर देते तो कई बार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता जितना आप अर्ली करा ले आ जाता है। ओके। तो आजकल इसकी सर्जरी इज़ नॉट डिफिकल्ट, आपको एक दिन ऑपरेट करते हैं और नेक्स्ट डे से चला देते हैं, 3rd-4th डे छुट्टी भी दे देते हैं। ओके। तो विच इज़ अ वेरी रीजनेबल काइंड ऑफ राइट। बेनिफिट। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर करके उसी तरह से खुद को अपने उस पे कंट्रोल कंट्रोल किया कर हुआ लिया है। जी, बिल्कुल आई मीन अभी भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है हो बट जाती स्टिल है, बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेजेबल हो जी जाता जी। है। समटाइम्स ये डिस्क धीरे धीरे खिसकती है, एक सर्टेन पॉइंट तक आपको इतने सिम्टम्स होते हैं विच कैन बी मैनेज, पर कई बार आपने जैसे अचानक से भारी वजन उठाया, कोई जर्की जी। मूवमेंट करा, इतना हो जाता है कि अचानक से ही आपका पंजा चलना पैर का बंद हो गया, तो फिर आपके पास वो कोई चारा नहीं और रहता कोई कि ऑपरेट कराना पड़ता है। राइट जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और स्लिप डिस्क अब जैसे डायग्नोस हो गई है तो उसके बाद लोग कोई ऐसी बहुत मतलब ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं बहुत जो सारे लोग नहीं हैं, करनी चाहिए। गलती आई कर देते मीन हैं। जो क्योंकि भी चीज़ फैशन में आती है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, कोई सिरा जिम में जाता है, कोई मालिश कराने जाता है, कोई कहीं और जाता है, बहुत सारे लोग नेक मसाज कराते हैं, ये वो कराते हैं, एक तो ये कोम वाला ये कोम टेक्निक, आई बिल्कुल डोंट नो व्हाट इज दिस। बिल्कुल बिल्कुल ये रादर हार्म करती हैं। जो डिस्क इतनी खिसकी होती है वो और खिसकाती, सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। कई सारे हाँ, ऐसे पेशेंट जो दवाई से ठीक हो सकते हैं फिर उनको सर्जरी ही करानी पड़ती है। गॉड। तो आप गो टू अ मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, गो टू अ राइट फिजियोथेरेपिस्ट, आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, बट वॉट एवर यू डू इट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अपने आप कुछ करने की कोशिश ना करिए। राइट, बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग करते हैं, फिर एक्यूप्रेशर करा रहे बिल्कुल हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं। बिल्कुल मैंने बहुत लोगों का बिल्कुल सुना है कि बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिन रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर वही फिर प्रॉब्लम वैसे ही हो शुरू हो जाता है जी, जाती है। दैट्स बट समहाउ मैंने ये भी सुना, प्लीज टेल, कि क्या वॉक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अगर आपको स्लिप डिस्क है और वॉक पर से इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल हेल्थ, पर जी बैक पेन के लिए वॉक में इतना फायदा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि पैरास्पाइनल मसल्स जो आपके बैक के आसपास की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी राइट। एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी मुझे बैक की प्रॉब्लम है मैं वॉक कर लेता हूँ एक्सरसाइज ना करूँ, तो वो ठीक नहीं है। एक्सरसाइज तो आपको करनी है। एक्सरसाइज तो करनी ही हाँ, करनी वॉक आप जरूर करिए, इट इज या रिकमेंडेड दैट यू वॉक, उनके अपने बेनिफिट हैं, पर वॉकिंग विल नॉट टेक द प्लेस ऑफ द एक्सरसाइजेस व्हिच यू राइट विल बी टोल्ड बाय द या फिजियोथेरेपिस्ट। सो जैसे एक्सरसाइज आप ठीक हो भी गए हो, फिर भी अगर आपको 15-20 मिनट्स अगर डेली करनी है जी जी तो वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल। आपको करना है, एक अगर आप रूटीन पार्ट है वो। एग्जैक्टली अगर या आपको ठीक बने रहना है तो आपको जी परहेज और एक्सरसाइज करना है। अगर आप चाहते हो ये बार बार हो तो फिर आप ये नहीं करोगे तो बार बार होगा, हर बार पहले से ज्यादा दिक्कत होगी, हर बार ठीक होना हम्म पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फिर वो दवाई से बेटर नहीं होगा एंड यू लैंड अप फॉर सर्जरी। तो राइट इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हो गया है, आप ठीक हो गए हो, बहुत अच्छी बात है, बट देन ज़्यादा भी नहीं है करिए। आप 15-20 मिनट की एक्सरसाइजेज होती है पर आप उसको करिए ज़रूर। करे हाँ, जरूर। राइट, इवन इफ यू कैन डू इट फॉर 5 times a week, बट आप यू शुड यस डू इट। करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल बात तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोलने वाली हूँ। जैसे हर सेकंड पर्सन ये बोलता है कि मुझे माइग्रेन है, तो ये कैसे पता चले कि ये एक नॉर्मल हेडेक है या फिर ये माइग्रेन है? इसमें कैसे हम डिफरेंस पता चला? इसका बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स है अपने हेडेक के बारे में कि ऑलमोस्ट हेडेक वर्ल्ड का सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ हेडेक इन देयर लाइफ होगा। तो एक बार ऐसी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहा था तो एवरीबडी वाज
वेरी इंट्रीग्ड अबाउट द फैक्ट कि वो ऐसे 1% कौन लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी दर्द नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का तो ओपिनियन था कि वो अनमैरिड होते हैं। गुड वन। बट माइग्रेन इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। आप प्राइमरी हेडेक, मतलब दो तरह के हेडेक होते हैं। एक प्राइमरी मतलब आपको हेडेक है लेकिन आप एमआरआई कराते तो नॉर्मल है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको हेडेक हो रहा है तो वो प्राइमरी है। ये बिनाइंग है, इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये 2-3 तरह का होता है जिसमें माइग्रेन मोस्ट कॉमन होता है। जी। बेसिकली माइग्रेन एक एपिसोडिक हेडेक होता है, रोज नहीं होता, महीने में 3-4 दिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। यूजुअली बट नॉट ऑलवेज यूनिलैटरल होता है, एक साइड में होता है। हेडेक का कैरेक्टरिस्टिक पल्सेटिंग होता है, थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग होता है। इट इज वेरी सीवियर कि आप उस दौरान अपना काम नहीं कर पाते। यूजुअली एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। रूटीन एक्टिविटीज करने से, तेज लाइट से, तेज आवाज से बढ़ जाता है। So it starts anywhere between 12 to 18 years of age. Luckily, it goes off by itself in 70% of the cases by 45 to 50 years of age. Okay. More common in females than in males. Right. But it can be identified. अगर आपको क्रोनिक हेडेक है, कई महीनों से है, और ये सारे आपको जो बताए फीचर्स हैं, तो then you can diagnose it as a migraine. ओके। तो क्या कोई वार्निंग साइंस हैं इसके जो वार्निंग साइंस ignore माइग्रेन के नहीं लिए करें? नहीं है, लेकिन अब आपको हेडेक है तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस हेडेक से मुझे नहीं परेशान होना है। तो अगर कोई भी हेडेक आपको पहली बार हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक है, जैसा हेडेक आपको पहले होता है वैसा नहीं है, हेडेक के साथ आपको गर्दन में कोई दिक्कत लग रही है मोड़ने घुमाने में, या कुछ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह लग रही है, तो फिर आपको इमीडिएट अटेंशन लेना चाहिए, कि इमेजिंग सीटी या एमआरआई कराना चाहिए। जैसा आपको हेडेक हो रहा है पिछले कई महीनों से, ये भी एपिसोड वैसा ही है, तो फिर बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। ओके। एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हो, बहुत छोटा बच्चा हो उसको हेडेक हो, एल्डरली हो 80-90 ईयर्स का उसको हेडेक हो, तो वो भी आपको फिर सोचने वाली बात है, ये भी एक जी। टेंशन का जी, बिल्कुल। विषय है फिर। एट एक्सट्रीम्स ऑफ एज। राइट। सो अब जैसे ये सिर्फ एक नॉर्मल एक हेडेक होता है, जैसे माइग्रेन है, एक हेडेक ही है, ये भी कोई एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है? नहीं, हेडेक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। हाँ जी। इसका अपना खास ब्रेन के अंदर भी चेंजेस होते हैं, ट्रीटमेंट भी एक तरह का डिफरेंट है, कुछ चीज़ों से ट्रिगर होता है, उसको अवॉइड करना होता है। मेनली आप समझे तो प्राइमरी हेडेक दो तरह के हैं, एक माइग्रेन है, एक टेंशन टाइप हेडेक है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे माइग्रेन कभी कभी होता है, टेंशन टाइप आपको हल्का दर्द दिन भर बना रहता है, आपको दर्द बना हुआ है, आप अपना काम कर रहे हैं, दर्द के साथ आपको जी नहीं मिचला रहा, उल्टी नहीं आ रही, और वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, कभी कभी है यूनिलैटरल है, थ्रॉबिंग है, उल्टी भी आ रही है, आप काम भी नहीं कर पा रहे, तेज लाइट वगैरह से बढ़ रहा है। तो मेनली यही दोनों तरह के हेडेक हैं, और दोनों का ही ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। बट लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं है कि सिर दर्द दिया ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बट इट कैन बी ट्रीटेड। ओके। तो माइग्रेन से भी क्या ब्रेन को कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं, माइग्रेन इज अ प्राइमरी हेडेक, ब्रेन को ऐसा कोई वो नुकसान या डैमेज नहीं पहुंचाता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जैसे आपको पहले महीने में 2-3 बार हो रहा है, आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सीवियरिटी बढ़ जाएगी, और फिर कई बार थोड़ा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। पर आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा कि माइग्रेन है, आप ट्रीट नहीं कर रहे तो कल को आपको कोई पैरालिसिस हो जाए, या आपकी याददाश्त कम हो जाए, या आपका विजन खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं हो। ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्राइमरी। जी। तो माइग्रेन वैसे किन चीजों से ट्रिगर हो जाता है? जैसे बाहर की स्ट्रेस है कंट्रीज या हाँ जी, बाहर की कंट्रीज के लिए तो बहुत सारे वो करते हैं, पर इंडिया में आप समझिए मेनली 5-6 चीजें होती है। एक स्लीप डिप्रिवेशन, अगर आपकी नींद या पूरी नहीं हो रही, वो तो मैंने भी नोटिस हाँ किया जी, है। अदरवाइज टचवुड मुझे सिर दर्द नहीं नहीं होता, होता है, हाँ जी। बट अगर कभी नींद जरा भी कम है तो तो सबसे स्लीप पहले सिर जिनको दर्द माइग्रेन होगा उनको स्लीप डिप्रिवेशन से बढ़ जाता है। दूसरा, लंबे समय खाली पेट रहना, जैसे बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं, कई बार टिफिन नहीं ले जाते, दोपहर में राइट। वापस घर आते तब तक हो जाता है। थर्ड इज ब्राइट लाइट्स, लाउड नॉइस वगैरह के साथ उन लोगों को हो जाता है। कुछ फूड्स को भी कहते हैं, इंडियंस में इतना नहीं है, जैसे चॉकलेट है, चीज़ है, रेड वाइन है, पर इंडिया में हम लोग ये नहीं देखते। मेनली यही है कि स्लीप डिप्रिवेशन, एक्सेस स्क्रीन टाइम, फास्टिंग लंबे समय के लिए, तेज धूप, ये सारी चीजें। हाँ, फास्टिंग से भी हो होता है। जाता है, जी। एंड मैंने तो ये एक चीज और भी नोटिस करी है कि कई बार जैसे हम सिर दर्द हो रहा हो तो मैं अगर 2-3 ग्लास थोड़ी थोड़ी सिप करके पानी पीती हूँ तो मुझे उससे भी एक बेटर हो जाता हाइड्रेशन है, हो हाइड्रेशन जाता है। से।
तो आई फील कि थोड़ा सा फर्क हेडेक पड़ सकता है मे बी हाँ, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। राइट। राइट। तो क्या ये हार्मोनल भी होता है, कुछ हार्मोन्स का भी इसमें? हार्मोनल भी इसके अंदर रहता है। माइग्रेन भी कुछ तरह का है जो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वुमन के साइकिल के अंदर हो जाता है, और इसीलिए वो है कि आफ्टर 45 to 50 इयर्स यूजुअली डिक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी में किसी का बढ़ता है, किसी का कम हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस तो प्ले करते हैं पार्ट इसमें, पर इतना ज्यादा नहीं। राइट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मेडिसिन के अलावा अगर अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, हाँ। बेटर करें, जी तो जी, हम इस पर अनडाउटेडली कहीं ना काफी कहीं बेटर हो सकता हाँ है। इसे बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनको 5 चीजें ही बताते हैं, और क्योंकि पेशेंट हमारे आते हैं तो हम लोग को बताते हैं आप नींद पूरी लीजिए, व्रत नहीं रखिए, बहुत तेज धूप शोर भीड़ से बचिए, टीवी मोबाइल कम देखिए, डाइट अपनी ठीक रखिए, और एक माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो माइग्रेन काफी हद तक आपका ठीक कंट्रोल रहेगा। रहेगा। राइट, राइट। अब जैसे हम सबको पता है कि ऑब्वियसली ब्रेन जो है हमारी बॉडी का एक बॉस है एक तरह से, बिल्कुल जी। फिर भी हम हार्ट की तो केयर करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। दैट इज ट्रू। इसकी बड़ी कीमत जैसे आप बता रहे हैं जी जी चुकानी जी जी। पड़ती है, तो इसका कॉज क्या है कि अभी से कुछ साल पहले तक, मे बी अराउंड 30 to 40 इयर्स बैक तक, पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता था तो लोग सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं बताते थे। जैसे किसी को दौरा वौरा पड़ता था, जो आपके इमोशनल इश्यूज हैं उनको एक तरीके का वीकनेस मान लिया जाता था। सप्रेस करना हाँ जी, या सिम्टम फिर धीरे धीरे आते थे तो लोगों को ध्यान नहीं देता था। जैसे किसी को डिमेंशिया हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है, तो वो उम्र का तकाजा मान के छोड़ देते थे। ऑन द अदर एंड हार्ट की सबसे कॉमन बीमारी होती थी, जैसे हार्ट अटैक था, तो एकदम सबको पता था कि भाई हार्ट अटैक है, सीरियस बीमारी है, ड्रामेटिकली चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो उसकी डेथ हो रही है, दवाई से बच जा रहा है। तो उसकी अवेयरनेस इस वजह से बहुत ज़्यादा काफी होगी। हो गई। इक्वली डिवेस्टेटिंग आपका स्ट्रोक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी इतना ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाया। सब लोग, डॉक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट भी है, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर रोजाना 4000 स्ट्रोक होते हैं। ओह, तो दैट इज अराउंड रफली ट्रांसलेट्स टू 167 पर आवर, 3 पर मिनट एंड 1 इन एवरी 20 सेकेंड्स ओह माय इंडिया के गॉड। अंदर। इतना कॉमन है। और अगर आप हार्ट अटैक को देखें, जैसे स्ट्रोक 4000 हो रहे हैं तो आपके हार्ट अटैक अराउंड 6000। तो डिफरेंस ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, दो देयर इज अ डिफरेंस, पर जितनी उसको मिलती है तवज्जो उतनी कभी नहीं मिल कभी पाती है नहीं इसको। हाँ मिली है, जी, जबकि बिल्कुल देनी चाहिए, देनी चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। कई बार बोलते हैं ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, ब्रेन हाँ बिल्कुल, स्टॉप वर्किंग, तो आप क्लिनिकली डेड हो इन डेड दैट बिल्कुल, केस। दैट्स ट्रू। या सो हमें अवेयरनेस और ज्यादा करनी चाहिए चाहिए, इसको स्पेशली लेकर। फॉर ये या सारी चीज़ों के लिए। और मोस्ट ऑफ देम, पहले ये भी था कि अगर आपको हो भी गई तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेज वर नॉट ट्रीटेबल, कि आपको या याददाश्त कम भी होगी तो आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, उसके पास बहुत दवाई नहीं थी। अब या मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम ट्रीटेबल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए और उसको बिल्कुल। करिए। जी, बिल्कुल। तो क्या ये सच है कि जैसे 30-35 की एज के बाद में ब्रेन जो है एजिंग शुरू हो जाती है उसकी? इज इट ट्रू? ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपकी जो पीक मेमोरी होती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, टेंशन होता है, दिस इज अप टू अर्ली 30s, मतलब 32-33 तक रहता है। उसके बाद डिक्लाइन आता है, पर ये रेट ऑफ डिक्लाइन इंडिविजुअल्स में वेरी करता है। किसी में बहुत जल्दी आता है, किसी में बहुत स्लोली आता है। तो पर थोड़े बहुत चेंजेस तो 30 में आप फिजिकली भी इन द ब्रेन और अदरवाइज भी बाकी फंक्शंस को चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो आ सकते हैं, पर इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि आपको कुछ रूटीन एक्टिविटीज करने में दिक्कत राइट। आए टिल यू आर अराउंड 75-80। ओके, तो चल ओके, जाता है। मतलब तब तक नहीं होता, नहीं टच वुड। बट फिर भी अगर किसी को हो रही है ये प्रॉब्लम, तो कैसे इसको स्लो करा जा सकता है? इसमें मैं एक 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ ये बताने के लिए। देखिए, आपकी मेमोरी है, आपकी जैसे उम्र बढ़ेगी तो मेमोरी कम होगी, लेकिन आप 50 इयर्स के हो, दूसरा जना भी 50 इयर्स का है, आप दोनों की मेमोरी एक सी है तो आपको बीमारी नहीं है। लेकिन आप भी 50 इयर्स के हो, वो भी 50 इयर्स का है, आपकी मेमोरी बहुत कम है उसके मुकाबले, तो फिर ये बीमारी है। और अगर आपको इतनी हो जाती है कि आप रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये डिमेंशिया हो जाता है, सीवियर बीमारी हो जाती है, बाकी काफी दिक्कत करती है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एज एसोसिएटेड मेमोरी इंपेयरमेंट। उम्र के साथ थोड़ी तो आपकी याददाश्त कम होगी, लेकिन आपके पीयर ग्रुप की जैसी है तो कोई चिंता की फिर बात नहीं है, नहीं है कोई उससे बात। ज्यादा है तो चिंतित होने की देन बात है। मतलब जी। इट्स अ वार्निंग साइन इन Warning दैट वे, sign। मतलब अब कि आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? मेनली एवरीथिंग, ये बॉइल्स डाउन टू यही चीजें कि आपकी
डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस को अवॉइड करना। मोस्ट ऑफ द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आप जो भी देखेंगे, चाहे वो याददाश्त से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप यही 4-5 चीज़ों को अगर आप इन मॉडरेशन करिए, किसी भी चीज़ के बिल्कुल। पीछे नहीं पड़िए, थोड़ा बहुत भी करते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम फ्री की बनना है या आपको 10,000 स्टेप ही पूरे करने हैं, ऐसे ही करना है। आप मॉडरेटली करते रहिए और थोड़ा खुश रहिए, हाँ, सबसे इन अ इम्पोर्टेंट है मॉडरेट उसके वे, अंदर। बट हाँ, करना ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो अब आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब हम लोग सभी परेशान हैं, हम लोगों को बिल्कुल। सभी को एक तरह से कि बहुत गंदी आदत है। तो सोशल मीडिया और मोबाइल जो है, ये भी एक मेन रीज़न है हमारे ब्रेन को जो डैमेज कर रहा है। देखिए, इसके अंदर आई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। अभी ये कहते हैं कि ऐसा कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, बहुत सारे फंक्शंस आपके इम्पेयर्ड हो जाते हैं, लंबे समय के लिए इम्पेयर्ड हो जाते हैं। जब आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं तो इमीडिएटली आपका क्या है कि अटेंशन बार-बार स्विच कर रहा है। आप कुछ देख रहे हो, कोई चीज़ वहाँ पे फिर आपने देखी, तो आपकी ये फोकस थोड़ा-सा कम हो जाता फोकस है। कम हो जाता है। मेमोरी भी थोड़ी-सी आपकी इम्पेयर्ड हो जाती है। आपके ब्रेन को भी आदत हो जाती है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की, तो गोल सेटिंग और वो वाली चीज़ों में दिक्कत हो जाती राइट। है। तो देयर आर चेंजेस व्हिच आर सीन, स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, बाकी इन टास्क में हैं। पर एज़ सच अभी तक ऐसी स्टडी नहीं आई है कि उसका कोई बहुत परमानेंट डैमेज हो और जाता है। मैंने ये भी बहुत देखा है सीवियर है कि हाँ, जी, कि मल्टीटास्किंग हो गए हैं हम हाँ, सब। बिल्कुल, आई मीन कई बार मुझे ही लगता है कि एक काम कर रही हूँ, उसी बीच में मुझे मोबाइल खोल के किसी को मैसेज बिल्कुल, करना है। देन आई थिंक कि मुझे किसको करना था। करना था। देन आई गो बैक, फिर से करेक्ट, सोचती हूँ, बिल्कुल, एंड देन तो ये दैट कई इज़ ट्रू। बार होता है बिकॉज़ हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग करें। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना, कोई भी आपकी याददाश्त होती है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। वन इज़ रजिस्ट्रेशन एंड वन इज़ रिकॉल। कि जैसे आप मेरे को कोई बात बोल रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है, यार मुझे घर जाना है, वो पेशेंट बीमार है, वेंटिलेटर पे है, ये है, तो आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आएगा राइट। और वो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर वो लॉस ऑफ मेमोरी नहीं है। वो वो आपका हाँ, बिकॉज़ अटेंशन कम है तो ब्रेन ने रजिस्टर ही नहीं किया। जब ब्रेन ने एग्ज़ैक्टली। रजिस्टर ही नहीं किया तो अपन लोग रिकॉल कैसे ट्रू। करेंगे? तो ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाती है कि आप राइट। इधर भी सोच रहे हो, उधर भी सोच रहे हो, ब्रेन आधी चीज़ को एग्ज़ैक्टली। रजिस्टर कर रहा है। जब वो रजिस्टर ही नहीं किसी चीज़ को कर पा रहा, तो फिर उसको वो कुछ समय बाद रिकॉल कैसे करेगा? बिल्कुल, तो यही हाँ। बच्चों को दिक्कत हो रही है जी। बिल्कुल, हाँ जी, उनके साथ भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत डिस्ट्रैक्शन हैं। रहते हैं, तो वेरी ब्रेन ट्रू। पूरी बात समझता ही नहीं है, फिर वेरी ट्रू। रिकॉलिंग में दिक्कत हो हाँ, ये तो जाती है। जी। हमारी आने वाली जी। आगे जनरेशन के साथ में ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत होने ज़्यादा वाली है। है। जी, बिल्कुल। और बिल्कुल। मोर इम्पोर्टेंटली इसमें एक और स्टडी आई है कि जब लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अब उनके पास अगर कोई जना नहीं है घर में बात करने के लिए, सब लोग बिज़ी है या आप हुँ। अनफॉर्चुनेटली अकेले रह गए, तो उनके लिए एक माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनके कॉग्निटिव फंक्शन वो काफ़ी प्रिज़र्व करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। उन क्योंकि अगर आप कुछ ही नहीं कर रहे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्रेन को आपको ऑटो पायलट में नहीं जाने देना है। वेरी कि आप ट्रू। वही रूटीन काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कुछ करे ना जा रहे हो, कुछ, हाँ, तो वो हाँ। नहीं हो रहा। तो जब उनके पास सोशल मीडिया है, तो वो थोड़ा बहुत उसमें करते हैं और दूसरा कि लोगों से भी टच में रहते हैं, बात करते हैं, नई चीज़ करते हैं। तो दिस एल्डरली इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल्स हो, देम। हाँ, इट इज़ गुड फॉर देम। जो या 60 टू 70 ईयर्स के हैं और वो एक माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। राइट। ऑब्वियसली आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह ना करो, आप बहुत ज़्यादा नेट-वेट पे बाकी चीज़ें नहीं करिए, पर उनके लिए स्टडीज़ ने किया है कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इफ यू कैन नॉट बी यस। विद देम, तो ये चीज़ उनको बहुत हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, उनको जी, मतलब वो अपडेटेड रहते हैं रहते जो हैं। कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल, सो यहाँ पर मैं किसी की बात बताना चाहती हूँ। इन 91 की एज में उन्होंने उनके मन के अंदर ये इच्छा जागी, वो सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहते थे कि मुझे एआई के बारे में जानना है। जानना है, बिल्कुल, और आज वो 97 है, वो लोगों को उसकी नॉलेज देते हैं। देते हैं, बिल्कुल। मतलब उन्होंने इस तरह से अपने आप को अपडेटेड रखा। तो मुझे लगता है ब्रेन कैन वर्क अगर आप उसको सही तरह से से यूज़ कर यूज़ रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो अब जैसे हम अपनी बॉडी को तो ऑब्वियसली वर्कआउट करते हैं, जिम जी, जाते हैं, पूरा मतलब हमें फिट रहना है, परफेक्ट रहना है। तो उसी तरह से ब्रेन की भी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, किस तरह से उसे फिट रखा जी, जा जी, सकता है, जी, कैसे जी, जी, हमें जी। क्या क्या करना करेक्ट। चाहिए उसके लिए। मेनली ब्रेन को, जैसे मैंने पहले बताया कि आप ऑटो पायलट पे ना दाने दीजिए। आपकी जो रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आप उनको स्लाइटली डिफरेंट वे में करिए। आप एक ही रास्ता रहते हैं काम पे जाने के लिए, तो गो बाय अ डिफरेंट रूट। आप सीधे राइट। हाथ से ब्रश कर रहे हैं तो आप उल्टे हाथ से करिए। आप सीधे हाथ से कप उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड से करिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड करिए, मतलब कुछ चेंजेस ब्रेन लाते को रहिए। थोड़ा चैलेंज हाँ, करो। एक्टिविटी। या सेकंड इसकी ये वाली चीज़ें बहुत हेल्प करती है, खास तौर पे जैसे आप क्रॉसवर्ड पजल्स कर रहे हैं, सुडोकू कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा चेस खेल रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई नया स्किल सीख रहे हैं, नया गेम सीख रहे हैं, तो यू हैव टू
कीप योर ब्रेन मतलब इन एन एक्टिव स्टेट, डोंट लेट इट गो ऑन ऑटो पायलट। दूसरा कि भाई एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। तो आप उसको चैलेंज रखिए, ये पैरामीटर्स को ठीक रखिए, बीपी शुगर को, अच्छा सोइए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करिए, अच्छी स्लीप लीजिए, रिस्टोरेटिव स्लीप, तो आप काफी टाइम तक सब कुछ कर पाओगे। जैसे बहुत लोग कम सोते हैं, 5 to 6 आवर्स ही सोते हैं, तो क्या उनको बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत सारी, Long मतलब term बहुत में। सारी। अब तो कहते हैं इफ यू हैव टू चूज बिटवीन स्लीप एंड एक्सरसाइज, तो यू शुड चूज गुड स्लीप ओवर एक्सरसाइज। यस, बिल्कुल नेवर ठीक। डू एक्सरसाइजेज एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। Right. स्लीप इज मतलब डाइट को अगर आप छोड़ दीजिए, तो डाइट के बाद अगर नंबर 2 पे रखना हो अपने को डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज में, तो हम लोग स्लीप को नंबर 2 पे रखेंगे और एक्सरसाइज को नंबर 3 पे रखेंगे। राइट एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत चलने फिरने में आप फिर भी एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, पर अगर आप सोते नहीं हो, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्लीप, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो उससे आपको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ओबेसिटी भी है। दूसरा, जब आप सोते नहीं है तो ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जब आप कोई भी चीज़, आपके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन उनको स्पेसिफिक फोल्डर्स में डालता है जिससे रिकॉल ईजी हो जाती है, तो वो आपकी मेमोरी भी इम्पेयर्ड हो जाती है स्लीप की वजह से। स्लीप के दौरान बॉडी कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती है जिससे आप इन्फेक्शंस को फाइट करने में मदद मिलती है, साइटोकाइंस, तो आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो स्लीप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और उसी तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी, उससे भी क्या ब्रेन स्ट्रेस और पे कहीं ना एंजाइटी से भी बहुत रहता है कि स्ट्रेस बेसिकली एक आपका सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। तो सर्वाइवल रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, जब आपको स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एनर्जी ज़्यादा आती है, ब्रेन के कुछ सेंटर्स ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहते हैं तो ब्रेन, जैसे मेमोरी हमारी बनती है हिपोकैम्पस में, वो श्रिंक हो जाता है। हमारे एग्जीक्यूटिव या हायर मेंटल फंक्शन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, तो वो आ जाते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज एज बैड एज कि हैविंग एन अनहेल्दी डाइट राइट एंड नॉट एक्सरसाइज। सो जैसे मैं यहाँ पर एक और बात भी पूछना चाहती हूँ। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मोस्टली हम लोगों को होता है, मेरा तो कुछ इस तरह से रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले कर्टेन खोलने हैं जिससे कि पूरी सनलाइट आ जाए। और फर्स्ट थिंग होती है कि जैसे अपना फ्रेश होने के बाद में मैं सीधा अपना जिम में हिट करती हूँ, वहां पर जाकर मेरा पूरा अपना वर्कआउट करना। तो क्या ये सही है या मतलब थोड़ा टाइम रुक के जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे नहीं, ये सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आपके जो लाखों सालों से चल रहा है तो बॉडी इस तरीके से बनी हुई है, जब अंधेरा आना चालू होता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई अब मेरे सोने का टाइम हो गया, और जब लाइट आनी चालू होती है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई अब मुझे एक्टिव होना है। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि जैसे आप उठते तो अच्छी सनलाइट आपके कमरे में आएगा तो आप यू विल फील मोर एनर्जेटिक। यस, एकदम एनर्जी फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। एक्सरसाइज करने का एज सच कोई बहुत टाइमिंग का फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली वेरी लेट एट नाइट फिर आपको नींद की दिक्कत हो, एट अ फुल स्टमक आप नहीं करिए, बट वेन एवर यू कैन फाइंड द टाइम आप कर सकते हो। एक्सरसाइज में टाइमिंग इज नॉट as important as doing it, especially, but there are certain times जिस टाइम पे आप नहीं करिए तो what is तो ठीक है। मतलब अपने आप को धीरे धीरे, जैसे होता है कि उठे अपना फ्रेश होने के बाद आपको लगता है कि बस अब आप थोड़ा सा इधर उधर बात करी, अब हम एज अ कपल हमने अपनी कुछ बातें शेयर करी और देन आई गो देयर। तो आई फील कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि मैं पूरे दिन के लिए फिट हो गई हूं। बिल्कुल, आपकी एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं व्हिच मेक्स यू फील हैप्पी। आप नहीं करते तो फिर वो दैट इज व्हाई पीपल हु डू एक्सरसाइज गेट हुक्ड टू एक्सरसाइज, उनको करना ही करना। सो अगर हम जैसे अपनी ये वर्कआउट कर रहे हैं उससे भी हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, हाँ जी, राइट, मतलब दोनों चीजें कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है। बिल्कुल, राइट, ग्रेट। अब मैं यहाँ पर स्पेशली लेडीज के लिए पूछना चाहती हूँ कि घर, बच्चे, करियर और फैमिली के बीच में वो अपनी ब्रेन हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या करना चाहिए उन्हें? पति से झगड़ा कम करें, बेसिकली स्ट्रेस कम रहता है, कॉर्टिसोल कम होता है, बच्चों के मार्क्स के पीछे ज्यादा ना पड़े, मेड्स को ज्यादा ना डांटे। लेकिन मतलब जोक्स असाइड, देखिए हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत ही डिमांडिंग टाइम है, ऐसा टाइम जब आप यंग फीमेल हैं कि आपको थोड़ा करियर भी देखना है, आपको घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है तो बट देन बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू ओनली 4 थिंग्स कि आप कुछ भी करिए, टेक आउट सर्टेन टाइम फॉर स्लीप, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करिए, कुछ चीज़ों को आप जाने दीजिए, बहुत सारी चीज़ें टाइम से बेटर हो जाती है। डोंट बी टू
फिनिकी अबाउट योर कि बच्चों के मार्क्स इतने आने ही चाहिए और ये भी चीज होनी चाहिए. डोंट चेस परफेक्शन. ये चीज एक आजकल बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव बात है. वर्ल्ड हाँ में रहना, बिल्कुल. और मतलब माएँ आपस हाँ में बच्चों के बिल्कुल. मार्क्स को लेकर ना वो हो स्ट्रेस जाता में है. हाँ. रहती तो हैं। डोंट चेस परफेक्शन और स्ट्रेस को अवॉइड करिए. फ्रीक्वेंट स्मॉल हॉलीडेज लीजिए. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी कनेक्टेड विद पीपल हु मतलब अपलिफ्ट यू rather than यस, being connected with people who pull you down. तो उसका यस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये बिल्कुल। 4-5 चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम, तो उससे बेटर रह जाता है. मतलब डिफिकल्ट क्या है कि इतनी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाना, बट like they say, a busy woman has got a time for everything. यस, नो, द बेस्ट पार्ट इज कि सबसे जरूरी है कि सेल्फ लव जो जी है, जी. हाँ जी. दैट रियली मैटर्स. आई मीन थोड़ा सा खुद को टाइम दे और देना चाहिए. अपनी हैप्पीनेस को कहीं पीछे ना जाने दे. बिल्कुल बिल्कुल. That's true. प्रायोरिटाइज रखे उसे भी. बिल्कुल. या That's true. सो इमोशनल ट्रॉमा, अब जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई है, मतलब कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी वहीं रुक जाता है, अपने आप को बिल्कुल. रोक लेता है. मतलब ब्रेकअप्स भी होते हैं, किसी की डेथ है, कोई और प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी क्या ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है. ब्रेन पे बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ता है. बहुत साल लगते हैं बाहर आने में. यही चीज़ है बिकॉज वी आर न्यूरोलॉजिस्ट, वी आर नॉट ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट. लेकिन आप ये समझिए कि जैसे आपको कोई फिजिकल इलनेस है, चोट लग रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको नहीं शर्माना चाहिए टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, बिकॉज दे आर ट्रेंड कि जैसे आप किसी को ग्रीफ है तो आप ग्रीफ को कैसे उस जने को ओवरकम कराना है, कैसे एंग्जाइटी जैसे उसको कुछ सिचुएशन में होती है कि उसको ओवरकम करना है. और डिप्रेशन हो अब जाता है. डिप्रेशन है आजकल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज में आते जा रहे हैं, बच्चों के जी. सिबलिंग्स नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है, पेरेंट्स के साथ उनको एज डिफरेंस काफ़ी लगता है, पेरेंट्स भी दिक्कत होती है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया. आपको इससे स्टिग्मा हटाना चाहिए. और जैसे आप फिजिकल इलनेस के लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत लगे, तो इफ़ नॉट टू अ साइकेट्रिस्ट के पास आप नहीं भी जाओ तो आप काउंसलर के पास जाओ. वो आपको बहुत सारी इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज बता देते हैं, बायो फीडबैक वगैरह. वो करने से यू कैन कि रियली कम बैक टू दिस. आप नहीं करोगे तो देन यू कैरी दो स्कार्स ऑल योर लाइफ, और दिक्कत होती है आपकी या सभी चीज के अंदर. तो अब वो कई लोग होते हैं कि घर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, घर से नहीं निकलना, लोगों से नहीं मिलना जुलना, मुझे लगता है कि आपका जितना आप सोशली कनेक्टेड रहते हो, बिल्कुल वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करने में हेल्प करता है. देयर इज अ वेरी गुड सेइंग इन न्यूरोलॉजी, जो खासतौर पे हम लोग एल्डरली लोगों के लिए कहते हैं, या जो अलग रह जाते हैं उनके लिए कहते हैं. एंड दैट सेइंग गोज लाइक दिस: everybody loves to be loved and likes to be liked, but most of all a person needs to be needed. जब तक किसी जने को ये लगेगा कि मेरी ज़रूरत है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा. जिस दिन पर्सन को लगना चालू करेगा कि मेरी तो ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत जल्दी एज करेगा, उसका ब्रेन भी एट्रोफी करेगा, वो डिप्रेशन में भी जाएगा, सब कुछ जाएगा. तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, आप छोटा मोटा उनको काम दे दीजिए, चाहे ड्राइवर के साथ जाके सब्जी लेके आए, या थोड़ा बहुत आपका देखें कि भाई कुछ नहीं है तो छोटा मोटा घर का हिसाब किताब कि भाई मेड्स को पैसे आपको दे देने हैं. तो जब तक वो दे विल फील नीडेड, तब तक वो सब कुछ करेंगे. तो इसीलिए ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद फिर वो उनको लगता है यार क्यों उठना है, क्यों तैयार होना है, क्यों जाना है, क्या करना है, हमें तो कहीं जाना नहीं है. तो उनकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है. राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्टिव, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल अराउंड यू टू मेक यू फील नीडेड. ट्रू. मुझे लगता है कि काम करना चाहिए जब तक आप जिंदा हो, कुछ ना कुछ करना चाहिए. अगर काम बिजनेस नहीं कर रहे, या कोई आप जॉब नहीं है, मतलब रिटायर हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, कोई हॉबी हो. हाँ, कुछ नहीं तो आप सोशल सर्विस करिए, आप रोटरी में जाइए, आप लायंस में जाइए, आप इसमें जाइए, आपकी एज ग्रुप के लोग मिलेंगे, उनसे आप बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, विच इज ये बहुत जरूरी है. तो क्या ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थ्योरी होती है, ये उतनी सही है जितनी सोशल मीडिया पर बताई जाती है? नहीं, एक्चुअली तो ये मिथ है. ब्रेन की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, दोनों हेमिस्फीयर इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर कुछ फंक्शन है जो कि लोकलाइज्ड होते हैं टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन. जैसे आपका लैंग्वेज है, दैट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. विजुओस्पेशियल वाला है राइट साइड ऑफ द ब्रेन में. पर ऐसा नहीं होता कि ये प्रिडोमिनेंटली जो जना है लेफ्ट साइडेड है, ये जो प्रिडोमिनेंटली है राइट साइडेड है, या हु इज गुड इन आर्ट्स तो उसका राइट साइड ज्यादा एक्टिव होगा. तो ऐसा जो भी स्टडीज करते हैं उसमें नहीं आता. दिस इज मोर ऑफ अ मिथ, बट देन देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन. पर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इंडिविजुअल्स नहीं होते. ओके. अब जैसे क्रॉसवर्ड आपने बताया भी, पजल्स एंड ये हमारा जो सुडोकू वगैरह,
सो ये डिमेंशिया से बचाते हैं? बिल्कुल बचाते हैं। नहीं, आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, 50 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, तो आप उसको 2 काम सिखा दीजिए। एक तो वो रोज़ कैरम खेले, जिससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहता है। ताश खेले, और कोई भी जो उसको पसंद हो, क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू वगैरह ये सब करे। सुडोकू तो बहुत अच्छी ही एक्सरसाइज है जी, ब्रेन इट इज़, की, इट इज़, राइट? एंड देयर आर सो मेनी लेवल्स। आप ओह बिगिनर यस, लेवल पे करते रहिए, तो इट इज़ बिल्कुल, वेरी गुड हाँ, फॉर इजी, दैम। बिल्कुल, मीडियम एंड बिल्कुल। देन जी, जी, जी। या तो और इंटरेस्टिंग भी जी, लगता जी। है। और जैसे हम लोगों की फैमिलीज़ में अगर वो ना करना चाहें, जैसे मम्मी वगैरह है, उनको सुडोकू वगैरह में इतना इंटरेस्ट ना है, तो प्लेइंग कार्ड्स विद योर ग्रैंडचिल्ड्रन इज़ आल्सो वेरी गुड ट्रू, एक्सरसाइज़। मेमोरी एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी है वो भी। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कुछ ना करिए तो 1 आध घंटा ताश ही खेलिए, कुछ पैसों ना से ना कुछ, खेलिए, हाँ, या बट खेलिए। जैसे पापा को दैट इज़ हमने इम्पोर्टेंट। सुडोकू बुक्स लाकर दी जी, थी, जी, इजी वाली, जी, कि ये करो आप, करो, बिल्कुल, तो उनका जिससे ब्रेन चलता रहे। बिल्कुल, 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 दिस इज दैट इज़ वेरी ट्रू। गुड एक्सरसाइज, इट इज़, या। एंड एंड जैसे ये मेमोरी सप्लीमेंट्स होते हैं और टॉनिक्स होते हैं, क्या वो भी वर्क करते हैं? नॉट रियली, पर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा अच्छा करती है। जैसे अगर आपके अंदर बी12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो ये चीज़ें समटाइम्स हेल्प करती है। कुछ डिमेंशिया हैं व्हिच आर कॉल्ड एज़ रिवर्सिबल डिमेंशिया, जो इनकी कमी की वजह से हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट की आपकी मेमोरी बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। आई विल सर्टेनली लाइक टू से, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आप इसको कोई दवाई दे दीजिए, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। ये याद करता है, इसको याद नहीं रहता। तो ऑब्वियसली आप ये समझ लीजिए किसी दवाई से तो नहीं होगा। बिल्कुल। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर क्लास में 60 बच्चे हैं, तो किसी को फर्स्ट आना है, किसी को 10th आना है, कोई तो 60th आएगा। अब सब बच्चों को टॉनिक पिला देंगे तो हर जना फर्स्ट तो नहीं आ सकता। वेरी तो ट्रू। आप ये रिकग्नाइज करिए कि आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ कहाँ पे है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जना पढ़ाई में ही अच्छा हो, और नहीं है और आप उसके पीछे पड़े हुए, तो सबसे बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं आप टू उस चाइल्ड को। उसमें ना सेल्फ एस्टीम होगी, ना कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसको यही लगेगा कि मैं पढ़ाई में मैं अच्छा अच्छा नहीं हूँ, तो नहीं, मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं ट्रू, हूँ। और वो अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में नहीं होगा। हो सकता है वो बाकी चीज़ों में बहुत लोगों से बहुत अच्छा हो, बेटर पर हो, आप उसको अच्छा कभी हो। करेंगे नहीं। तो आप उस चीज़ के पीछे ना पड़िए, और जितना आप बच्चे को शुरू में समझ लें कि ये कितना कर सकता है, बिल्कुल, और एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग होनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी अगर ट्रू। आप बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो आप भी जीवन भर स्ट्रेस में रहेंगे, बच्चा भी रहेगा, और वो धीरे दिक्कत बिल्कुल, हाँ। आएगी। मतलब आप बच्चे की, उस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, टैलेंट है, उसको भी उसको देखिए। पहचानें और उसके बिल्कुल, अकॉर्डिंगली बिल्कुल, बच्चे को बिल्कुल। आगे हाँ, बढ़ाएँ। अ चाइल्ड शुड बिल्कुल। नॉट बी फोर्स्ड टू लिव योर ड्रीम, कि आपका मन था यस, डॉक्टर बनूँ, मैं नहीं बना तो मेरा बच्चा बनेगा, एग्ज़ैक्टली, ये नहीं हाँ। होना चाहिए। तो उसकी दैट अपनी इज़ लाइफ़ लाइफ है, है। जी, जी। उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ाएँ, बिल्कुल, उनके बच्चे के हिसाब से। बिल्कुल। सो यहाँ पर मुझे अनुपम खेर जी की भी एक बात याद आ जी। गई। उन्होंने बोला था कि वो अपनी क्लास में काफ़ी पीछे आए थे, मतलब 60 बच्चे थे, तो वो 58 या 59 आए थे। जी, हुँ। तो उनके फादर ने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ना 45th नंबर पर हाँ, आने चलो। की कोशिश हुँ, करना, हुँ। क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उनके पास कोई स्कोप नहीं है, तेरे हाँ, पास बहुत बस स्कोप स्कोप है। है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये मतलब बच्चों हुँ, को एनकरेज करना एनकरेज चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल। एंड प्लस थोड़ा सा छोड़ना भी चाहिए, हुँ, क्योंकि उनकी अपनी क्वालिटीज कुछ ना कुछ हर बच्चे में होता है। निकल आई। जी, बिल्कुल, यस, दैट इज़ ट्रू। बिल्कुल। एंड ऐसी कौन सी आदत है जो हम रोज करते हैं, कई बार अननोइंगली कर देते हैं और अपनी ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, हमें अब पता भी नहीं चलता, चलता ही करके, या मतलब जैसे आप समझो कि जैसे इफ़ यू लुक एट यंगस्टर्स, तो आजकल यंगस्टर्स की स्लीप डेप्रिवेशन, बाहर का ही खाना खाना, घर का नहीं खाना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, ये सारी चीज़ें आर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डैमेजिंग योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज योर ब्रेन। तो हम्म, इन दोनों तीनों चीज़ों को आप आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक कि कोई भी दिन ऐसा निकलता होगा घर में कि आप बाहर से खाना नहीं मंगा के खा रहे हैं, आई नो। या एवरीबडी इज ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्लीप, क्योंकि उनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, इधर भी जाऊँ, ये पार्टी भी अटेंड करूँ, फिर सुबह वो लोग काम पे भी चले जाते हैं, 3-4 घंटे सो रहे हैं। तो यही दोनों तीनों चीज़ें हैं जिनको करने से आप और better मुझे लगता है कि अब जैसे आने वाले टाइम में स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता बढ़ जा रहा है, जाएगी। जी, जी। मतलब हम लोगों की जनरेशन में जितना था उससे डबल ट्रिपल स्ट्रेस बिल्कुल, हमारे मतलब आगे बढ़ता नेक्स्ट जा रहा है। जनरेशन दैट ले इज़ रही ट्रू, है, दैट इज़ तो ट्रू। उनके लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा, या। बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि वो स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है उसकी जगह कुछ आउटडोर गेम्स होने चाहिए बिल्कुल, इन लोगों के लिए भी, बिल्कुल, बिल्कुल होना राइट? चाहिए, जैसे बिल्कुल। अब ये पिकल बॉल बहुत शुरू हो हाँ, गया है, तो व्हिच दिस इज़ अ इज गुड स्पॉट एक्चुअली, फॉर या, एवरीबॉडी। दैट वही इज़ ना, ट्रू, दैट इज़ गुड ट्रू, गुड। दैट जी। सो आप हमारी ऑडियंस को 3 कोई ब्रेन हेल्थ टिप्स जो देना चाहें।
एक तो फिजिकल है जी, ब्रेन हेल्थ टिप जो आपके रहता है कि आपकी जो वेट है, जो भी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर माइनस आप 100 कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप 6 फीट के हैं तो आपकी हाइट इज अराउंड 180 सेंटीमीटर्स, आप उससे 100 माइनस कर दीजिए तो वेट आपका 80 के आसपास रहेगा। राइट। वेस्ट सर्कमफ्रेंस फॉर मेन शुड बी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस आई मीन द सर्कमफ्रेंस एट योर नेवल। मेल्स के लिए लेस देन 40 रखिए, फीमेल्स के लिए लेस देन 35 रखिए। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, उसका मतलब ये नहीं है 10,000 स्टेप, ये तो ऐसे आ गया था। 6 to 7,000 स्टेप इज द आइडियल स्टेप काउंट। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 25 to 35 मिनट की वॉक करिए फॉर ओनली 4 to 5 टाइम्स अ वीक, विच इज क्वाइट गुड। ओके। डाइट आपकी अच्छी हो तो बाकी इन चीज़ों को जो पैरामीटर्स बताए रखिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत अपना स्लीप पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिक्रिएशन पे ध्यान दीजिए, एंजॉय करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी हैप्पी। किसी ना किसी तरीके से खुश रहने की कोशिश करिए तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। देन यू डोंट माइंड वेदर यू आर अ लिटिल ओवरवेट, यू डोंट माइंड हाउ यू आर लुकिंग, यू डोंट माइंड वेदर समबडी एल्स इज डूइंग। छोटी आप छोटी। अपने अंदर हैप्पी सेल्स को बढ़ाइए। और बिल्कुल। ये मतलब मेरे पापा भी कहते थे, और इतनी अच्छी चीज लगती है मुझे लाइफ लेसन कि जो जना छोटी बातों में खुश हो सकता है वो जीवन भर खुश रहेगा। जो बड़ी एग्जैक्टली। बातों की कोशिश करता है वो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाता। वेरी एक अच्छी ट्रू। कॉफी मिल गई, बढ़िया बात है, वो बड़ा खुश हो जाता है, तो बिल्कुल। बढ़िया। और छोटी छोटी बातों में जो खुशियां हैं वो बड़ी बड़ी करके बातों में नहीं नहीं है मिलती जी। है कई बार। आप छोटी बातों में खुश रहेंगे, आप दिन भर खुश रहेंगे। बिल्कुल, बड़ी सच बातों में खुश में। होंगे, आप महीने में एक बार खुश होंगे, साल में एक बार वेरी खुश ट्रू। होंगे। और छोटी बिल्कुल बातों जी। में आप डेली खुश रह डेली रहे खुश हैं। रहते हैं और बिल्कुल। खुश रहते हर हैं तो हर दिन खुश रहने का एक मौका ढूंढ। बिल्कुल। और एक बहुत स्टडी भी है, ये भी हार्ट अटैक के बाद भी आई थी, कि बिगेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है ऑफ डाइंग आफ्टर एन हार्ट अटैक। द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ डाइंग आफ्टर एन हार्ट अटैक, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, ये आपका डिप्रेशन है और स्ट्रेस है। अगर, और ये एक डॉक्यूमेंटेड स्टडी है, ऐसा नहीं है। तो कई सारे लोग हैं जो बीमार होते हैं, ठीक नहीं हो पाते, कई सारे लोग बीमार होते हैं, अंदर विल पावर होती है, थोड़ा बहुत वो गॉड में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो दे टेंड टू गेट मच बेटर देन पीपल हु राइट। डोंट डू दैट। पॉजिटिव हाँ, एटीट्यूड इज बहुत वेरी मैटर वेरी करता है। इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल। तो खुश रहिए, परवाह मत करिए ज्यादातर। ठीक है ये आपका जी। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यहाँ जी से आपने सोच लिया तो जी आप जंग जीत जी जाएंगे। डेफिनेटली बिल्कुल। सो एक मैसेज कोई आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जिससे कि उनका ब्रेन और स्पाइन जो है वो हेल्दी रहे हमेशा? स्पाइन के लिए तो यही है जी, उम्र के साथ दिक्कत आएगी तो अपना वेट कंट्रोल रखिए, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करिए, आगे नहीं झुकिए, भारी वजन ना उठाइए, अचानक से जिम जाके दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करिए। जो भी आप एक्सरसाइजेस करते, जिम इंजरीज आर वेरी कॉमन, तो आप बहुत ग्रेडेड एक्सरसाइज करिए, टाइम दीजिए अपने आप को, गोल दीजिए जो साल 1.5 साल का हो, टू लिफ्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट या डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिपीटेशंस वगैरह। और कुछ पैरामीटर्स अपने इनको ठीक रखिए, अच्छी स्लीप, अच्छी, ये बेसिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, यू डोंट हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि इजीली की जा सकती है, बट अपन लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते कि यही चीज़ों में एक्चुअली सारी चीज़ छुपी हुई है। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट आई वॉश। बिल्कुल। बेसिकली क्या है, आपने अच्छा खाना खाना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी, खुश रहना, नींद पूरी लेनी है, कोई पैसे भी नहीं लगने इसमें, आप सब वेरी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। You don't need to go to a very expensive doctor, wear very expensive clothes, you don't need to go to a very expensive gym, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं इन चीजों में, तो आप बिल्कुल। फ्री में ये सारे काम कर सकते हैं। जो आपने बातें बताई है ना, ये जानते सभी हैं, लेकिन हमें बार बार सुनना बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है बिकॉज नहीं जी, सुनेंगे तो भूल नहीं जाते हैं, होते हैं जी। फिर स्ट्रेस में एंड दीज जाते आर ऑल हैं, वी फॉरगेट। जी बिल्कुल साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, ये नहीं है कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये बात बता रहा हूँ या मैं ये सोचता हूँ। ये सारी चीजें हैं कि अगर अपन लोग करेंगे तो दीज आर ऑल साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, जो आपको किसी भी मेडिकल जर्नल में या टेक्स्ट बुक में या किसी भी एक्सपीरियंस क्लिनिशियन से ये बातें मिल जाएंगी। सो दीज आर नॉट कि जो मेरा मन है वो वाली चीज नहीं राइट। है, बट दीज आर बिल्कुल। व्हाट इज एक्चुअली। ये आपका एक हैप्पी और क्वालिटी लाइफस्टाइल जो है वो आपको बहुत लंबा ले जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ग्रेट, वंडरफुल। मजा आ गया आपसे नहीं, बात थैंक करके। यू, इट वाज अ प्लेजर। बातें बहुत सी जानी जिनको सुनकर एक बार दिमाग फिर से खुल गया। जी एंड सीरियसली ये बात सच है कि कोई कीमती चीज खो जाए उसको हम फिर से ला सकते हैं, ये ब्रेन इसकी हेल्थ जाए तो शायद उसे वापस बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल है। that is सो इस पे हमें वर्क करना चाहिए और चाहिए, सीरियसली definitely करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। सो आई होप हमारी ऑडियंस को भी पूरा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपको क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने नियर डियर वंस, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि उनके भी ये काम आ सके जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद कम लेते हैं। आई होप उन्हें इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल, या स्ट्रेस जी। एंड इसी के साथ हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं हम अगला गेस्ट किसे बुलाएं। हम आपकी बात पर पूरी तवज्जो देंगे। इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए बहुत जल्दी ही। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। लव यू ऑल।